स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और इस शो में अगले आधे घंटे बात होने वाली है आपकी जेब की। जी हां, जहां पर कमाई, खर्च, निवेश सभी कुछ शामिल हो जाता है। अब ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैसों की देखरेख करें। उसके लिए आप बचत खाते में पैसे जोड़ते रहते हैं, लेकिन क्या ये पैसे वाकई उस तरह से ग्रो कर रहे हैं जिस तरह से आप चाहते हैं? क्योंकि आपके खर्च बढ़ रहे हैं, आपकी एस्पिरेशंस बढ़ रही है। ऐसे में आपको सही निवेश रणनीति की जरूरत होती है। निवेश रणनीति केवल पैसे बचाने से नहीं बनती है, पैसों को सही जगह पर निवेश करने से बनती है। और वो आप कैसे कर सकते हैं, यही आपको बताते हैं हम इस शो के जरिए। और इस शो में आपके सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं। निवेश के गुर सिखाने के साथ साथ पोर्टफोलियो पे अगर कोई सलाह चाहते हैं तो अपने सवालों को आप भेज सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। यूट्यूब पर देख रहे हैं लाइव तो अपने सवाल आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। और हम धीरे धीरे करके एक एक करके आपके सवालों को जो है शो में शामिल करते हैं, एक्सपर्ट से बात करवाते हैं, आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला आज फोकस में रहेगा। समीर शाह हमारे आज के मेहमान हैं, जुड़ गए हैं आपकी सहायता करने के लिए। हाय समीर, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और लगातार सवाल आ रहे हैं। मेरे ख्याल से सवालों के जरिए ही निवेश के ऐसे बहुत सारे पहलू होते हैं जो समझाए जा सकते हैं दर्शकों को, न सिर्फ जिनका सवाल है बल्कि उन सभी के लिए जो अब तक अपना सवाल या तो भेज नहीं पाए हैं या निवेश के पहलुओं को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। तो चलिए यहाँ पर अखिल शर्मा का सवाल लेंगे पहले। इन्होंने 5 साल के लिए निवेश अब शुरू कर रखा है। 5 साल से कह रहे हैं कि 15 साल में 4 करोड़ इकट्ठा करने हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स पेयर हैं, अपनी मौजूदा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे भी लगभग 20% के आसपास। फिलहाल 26,000 की SIP भी कर रहे हैं। इन्होंने कुछ फंड्स का चुनाव किया हुआ है तो उन पर आपकी सलाह चाहते हैं। और साथ ही अभी तक इन्होंने पोर्टफोलियो में लगभग 9 से 10 लाख रुपए जो है इकट्ठा कर लिए हैं। इनके पास है 6,000 की SIP चल रही है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में चल रही है 6,000 की। ICICI प्रू का ब्लू चिप है 3,500 रुपए, इसमें SIP चल रही है। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप 3,000 रुपए, SBI का मिड कैप 3,000 और एक और SBI में SIP चल रही है 2,500 की। और टाटा का लार्ज एंड मिड कैप है 2,000 रुपए की SIP इसमें चल रही है। चलिए, तो फंड्स तो बता दिए हमने। इनकी निवेश रणनीति काफ़ी क्लियर है। इन्होंने एक टाइमलाइन दे दी है और टाइमलाइन के साथ कॉर्पस भी दे दिया है। अब 45 साल की उम्र तक, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इनके पूरे पोर्टफोलियो में, फाइनेंशियल सुरक्षा ये चाहते हैं। थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर इनका रुझान है। अपनी स्टेबिलिटी के साथ साथ जो है सही निवेश रणनीति के जरिए अपने आप को पूरी तरह से जिंदगी में आगे बढ़ाने का इनका एक कदम भी है, जो कि बहुत अच्छी सोच है अखिल। लेकिन उसके पीछे बहुत प्लानिंग की जरूरत होती है। एक एक करके समीर इनके सवाल के हर पहलू को एड्रेस करते हैं। सबसे पहले फंड्स पे बात कर लेते हैं, कैसे लगे? तो अखिल जी, पहले आपने फंड का सिलेक्शन काफी अच्छा किया है। सिर्फ एक हमारी ओर से सुझाव रहेगा आपके पोर्टफोलियो को लेके। पहला, आपने पोर्टफोलियो में 7 स्कीम रखी है। आमतौर पे सुझाव ये होता है 25 से 20,000 की SIP कर रहे हैं तो 5 स्कीम से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। बट आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। सो एक ही बदलाव हमारी ओर से रहेगा, वो है टाटा लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड। हालांकि ये बहुत अच्छा फंड है, आप सिर्फ 2,000 रुपए की SIP कर रहे हो। बट आप अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड, आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एक मिड कैप फंड है और लार्ज कैप फंड भी है। सो यहाँ पे ये पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से ओवरलैप कर रहा है। तो सुझाव ये रहेगा कि आप अपना टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड से आप अपनी SIP रोके और ये फंड आप अपने एग्जिस्टिंग फ्लेक्सी कैप फंड के साथ आप इसको मर्ज कर सकते हैं, जो कि आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में एक्सपोजर लेता है। सुझाव ये रहेगा ये 2,000 की SIP यहाँ से आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की तरफ मर्ज करें। अब आपका दूसरा क्वेश्चन था, आपके करंट इन्वेस्टमेंट से क्या आप 4 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर पाएंगे? आपका करंट पोर्टफोलियो 9 लाख का है, SIP आप 26,000 की कर रहे हो, और आप हर साल अपनी SIP को 20% से बढ़ाने की इच्छा रखते हैं और आपके पास 15 साल है। अगर आप ये सारी चीज कंसिस्टेंटली करते हैं और आपका पोर्टफोलियो अराउंड 12% का रिटर्न जनरेट करता है, तो आपने अपने लिए जो 4 करोड़ का लक्ष्य रखा है आप आराम से हासिल कर पाएंगे। करीबन आपका एस्टिमेटेड एक्यूमुलेटेड कॉर्पस करीबन 4 करोड़ 12 लाख हो जाएगा।
चलिए 12 लाख के आस यहाँ पर जो है प्लानिंग के हिसाब से चेंजेस आपको हालांकि करने होंगे। अच्छा, इन्होंने ईएलएसएस में भी निवेश कर रखा है, एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी, ये सही है या चेंज कर लेना चाहिए? इनको जरूरत है ईएलएसएस की, बोल रहे हैं, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत है। कविता जी, ईएलएसएस फंड है तो आमतौर पे इसके अंदर लॉक इन रहते हैं, और एक्सेस ईएलएसएस ठीक ठाक कर रहा है, वो अपनी एवरेज कैटेगरी में, अच्छे में भी नहीं है तो बुरे में भी नहीं है, यानी एवरेज रिटर्न जनरेट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे उसको बदलने की कोई सुझाव नहीं दे रहे हैं हम। बट अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये फंड अखिल जी बड़ा नहीं आप हुआ, ये फंड साइज बड़ा नहीं हो गया इसका बहुत ज्यादा? नहीं, 20% अगर एवरेज एवरेज वो स्टेप अप कर रहे हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाएगा। अच्छा, नहीं फंड साइज बड़ा होने से कोई चक्कर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। ओके। अब साथ में ये बताइएगा कि इन्हें 45 तक जो है फाइनेंशियली स्टेबल होना है, फाइनेंशियल सुरक्षा चाहते हैं ये, अब ये कैसे आ सकती है, इसका मतलब क्या होगा? तो फाइनेंशियल सुरक्षा का मतलब, कविता जी, यहाँ पे रिटायरमेंट की बात नहीं है। फाइनेंशियल सुरक्षा का मतलब होता है आपकी फिक्स इनकम रहे ना रहे, आपके इन्वेस्टमेंट आपको जो रोजमर्रा के खर्चे है या अपनी करंट लाइफस्टाइल है वो आप सफिशिएंटली चला पाए, उतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। से एग्जांपल, 4 करोड़ रुपए का अगर ये फंड इकट्ठा करते हैं और बाद में 4 करोड़ से अगर 7% की एसआईपी भी निकालते हैं तो साल का करीबन 28 लाख के करीब उनका साल से वो वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। तो महीने का करीबन 2 लाख रुपए के करीब वो आराम से महीने का ये 4 करोड़ से उनको मिलता रहेगा टिल द टाइम ही लिव्स, राइट। तो ये एक आपको फाइनेंशियल सुरक्षा देता है, आपकी रेगुलर इनकम चलती रहेगी, बट वो स्ट्रेस नहीं रहेगा कि कल उठ के मेरी रेगुलर इनकम बंद हो गई तो क्या होगा। दूसरा फाइनेंशियल सुरक्षा का बेनिफिट ये होता है, जीवन भर आपने एक जॉब करी है, आगे जाके आपको बिजनेस करना है या आपको अपने हॉबीज को परस्यू करना है, ये सिचुएशन में फाइनेंशियल सुरक्षा से आपकी रेगुलर इनकम बनी रहती है, तो आप फ्रीली आपने जो भी सोचा है 45 ईयर्स के बाद वो आप आराम से कर सकते हैं। सो 4 करोड़ उनके लिए इनफ है कि नहीं, वो उनके मौजूदा लाइफस्टाइल के ऊपर रहता है। बट करीबन अगर हम 7% एसडब्ल्यूपी के हिसाब से जोड़ कंसिडर करते हैं तो महीने का 2 लाख 10 हजार से 15 हजार रुपए के मंथली विड्रॉल उनके हाथ में आएगी। ये वी आर अज्यूमिंग दैट, और यहाँ पे वी सेफली अज्यूम कि यहाँ ये 4 करोड़ सिर्फ फाइनेंशियल सुरक्षा के लिए है, इसमें से उनके और कोई गोल के लिए पैसा नहीं डाइवर्ट होगा। ये कंसिडरेशन करके हम ये आपको आंसर दे रहे हैं, अखिल जी। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल लेते हैं राहुल कुमार का। इनकी उम्र 44 साल की है, रिटायरमेंट का कॉर्पस इकट्ठा करना है ऑलमोस्ट 3 CR का। अगले 10 साल में ये कह रहे हैं कि ये रिटायर होना पसंद करेंगे 55 की उम्र में, और अभी भी 55,000 रुपए की SIP हर महीने ये कर सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। फंड्स बताने हैं आपको, इन्हें ये मांग रहे हैं सुझाव, और म्यूचुअल फंड्स के जरिए ही अपने रिटायरमेंट के गोल को पूरा करना चाहते हैं। तो क्या ये मुमकिन होगा 10 साल में अगर रिटायर होना हो आपको तो? जी, राहुल जी की बात अगर हम करते तो 3 करोड़ का लक्ष्य उन्होंने सेट करा है अगले 11 साल में, और 55 हजार की एसआईपी, ये थोड़ा अग्रेसिव हम कंसिडर करते हैं, बिकॉज 11 साल में 3 करोड़ इकट्ठा करने के लिए 55 हजार रुपए की एसआईपी इनफ नहीं होती है। बट स्टिल, अगर आज की डेट में हम कंसिडर करते हैं कि 55 हजार की एसआईपी 12% का एवरेज रिटर्न जनरेट करता है और उनके पास 11 साल है, तो आफ्टर 55, जब एट द एज ऑफ 55 उनके पास करीबन 1 करोड़ 51 लाख रुपए का ईओएम आएगा। अब इनको अगर ये 3 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है तो यहाँ पे दो चॉइस रहेगी। पहली है उनके पास कि हर साल अपनी एसआईपी को 17% से बढ़ाए। अगर ये हर साल 17% से बढ़ाते हैं, वो सिचुएशन में भी वो अपना पोर्टफोलियो, अपना जो लक्ष्य 3 करोड़ का रखा है वो हासिल कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो ये सिचुएशन में दूसरा ऑप्शन है, उनको अपनी समय अवधि बढ़ा के 11 साल की जगह 16 साल करनी पड़ेगी। ये दो सिचुएशन में उनका जो भी उन्होंने अपने लिए फाइनेंशियल गोल रखा है 3 करोड़ का, वो हासिल कर पाएंगे। अब पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने उनके रिटायरमेंट गोल को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो के सुझाव दिए हैं। पहला, उनके पोर्टफोलियो में होना चाहिए पारंपरिक फ्लेक्सिकल फंड, जिसमें वो 15,000 रुपीज की एसआईपी करे। दूसरा हमारी ओर से सुझाव रहेगा मेरा एसेट का लार्ज एंड मिड कैप, जिसमें वो 12,000 की एसआईपी करे।
HDFC मिड कैप में 10,000 रुपीज की SIP करें, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप में 8,000 की SIP करें, और UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 10,000 रुपए की SIP से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपने इनको रणनीति बता दी है, लेकिन एक चीज़ मुझे बताइएगा, रिटायरमेंट जैसे गोल के लिए जब आपके पास इतना कम समय होता है पैसे जोड़ने के लिए, तो डेफिनेटली आपको अपनी अमाउंट को बढ़ाना होगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास केवल ऐसी टाइमलाइन है जिसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। 55,000 तो अभी ये सोच रहे हैं फिलहाल, जब अगर क्षमता हो तो और बढ़ाने की भी इनको जो है सुझाव दिया जा रहा है, लेकिन पूरे 10 साल तो इक्विटी में नहीं रहेंगे ना समीर, निकलेंगे उससे पहले तो, अगर पैसे चाहिए हो इनको 3 करोड़। तो कविता जी, आमतौर पे क्या रहता है, जैसे अगर ये 11 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करीबन आज से 9 साल के बाद धीरे धीरे पोर्टफोलियो को इक्विटी से डेट की तरफ डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। राइट। अब यहाँ पे हमारे पास राहुल जी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है नहीं कि उनका PPF में क्या है, EPF में क्या है, क्या इन्वेस्टमेंट डेट में है। ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये लिमिटेड इंफॉर्मेशन पे हमने ये अज्यूम किया है कि 55,000 आज की डेट से स्टार्ट करते हैं, अगले 10-11 साल के लिए। 9 साल के बाद यहाँ पे उनको अपने पोर्टफोलियो से इक्विटी से डेट की तरफ धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, या पैसिव फंड ETF, यहाँ पे उनका एक्सपोजर बढ़ना चाहिए। चलिए, जैसे जैसे आप करीब आएंगे वैसे वैसे जो है आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इक्विटी से निकाल के डेट की ओर ले जानी होगी, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अगर आप टाइम पर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें गोल्स के साथ, तो ये लास्ट मिनट प्लानिंग आपको भारी नहीं पड़ सकती। तो राहुल कुमार को तो ये सलाह है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर हम लेना चाहेंगे प्रसून गमित का। और ये 42 साल की इनकी उम्र है। इन्होंने कुछ फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रखे हैं। SBI बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज है, ICICI प्रू का इनके पास है, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप भी है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी है, SBI स्मॉल कैप भी है। 5 CR इन 15 to 18 ईयर्स इनका टारगेट है। सेक्टर फंड से क्या निकल जाना चाहिए, एक तो सवाल पूछा है। दूसरा, क्या कोई बदलाव करने की ज़रूरत है इनके पोर्टफोलियो में, ये भी ये जानना चाहते हैं। ओके, टारगेट इनका काफ़ी बड़ा है, 5 CR इन 15 to 18 ईयर्स। जो SIP इनकी चल रही है, क्या उससे ये मुमकिन हो पाएगा? हाँ, कविता जी, अगर हम प्रसून जी के तैयारी की बात करें, आज वो 50,000 रुपीज की SIP कर रहे हैं, 10 लाख का पोर्टफोलियो है और 15 साल का टाइम है। अगर वो 12% से एवरेज ग्रो करते हैं और 15 साल में अगर हम देखते हैं तो करीबन 3 करोड़ 12 लाख रुपए इकट्ठा होगा। बट यहाँ पे उन्होंने बोला 15 से 18 साल भी, लेट्स अज्यूम कि वो 18 साल तक कंटिन्यू रखते हैं, वो सिचुएशन में 4 करोड़ 69 4 करोड़ 69 लाख रुपीज करीबन इकट्ठा हो जाएंगे। अब टारगेट अचीव करने के लिए अगर 18 साल कंटिन्यू लेट्स अज्यूम कि वो 18 साल रखते हैं, ये सिचुएशन में दो ऑप्शन रहेंगे, या वो हर साल अपनी SIP को मॉडेस्ट 3% से अगर वो धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे तो तभी भी ये सिचुएशन में वो अपना 5 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। या फिर वो हाल फिलहाल जो 50,000 की SIP कर रहे हैं उसको बढ़ा के अगर वो 55,000 की भी SIP करते हैं, 18 साल के बाद उन्होंने जो अपने लिए लक्ष्य रखा है वो आराम से हासिल कर पाएंगे। अब आते हैं उनके पोर्टफोलियो पे। सो पोर्टफोलियो में आपने प्रसून जी बहुत फंड सिलेक्शन काफी अच्छा है। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा है थीमेटिक फंड को लेके, सो पहले हम बात करते हैं ICICI का ट्रांसपोर्टेशन फंड, जो आपने इन्वेस्टमेंट आपने पोर्टफोलियो में रखा है, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड। इसमें ये आमतौर पे आपका इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रिटायरमेंट के लिए है, तो ये बहुत रिस्की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। जब भी हम थीमेटिक फंड या सेक्टोरियल फंड की बात करते हैं, ये सिचुएशन में आप वही सेक्टर या वही थीम में इन्वेस्ट करें जिसका आपको प्रॉपर नॉलेज हो, जिसको आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हो, या फिर आप इसके ऊपर टाइम देके जब भी आप वो न्यूज आती है वो एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है। जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज आई, आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, और जहां उसका वो न्यूज एनकैश हो जाती है वो टाइम पे आपको बाहर निकलना होता है। ये थोड़ा एक्टिव साइड रहता है। सो सुझाव ये रहेगा कि आप ICICI ट्रांसपोर्ट फंड से निकले। दूसरा है आपके पोर्टफोलियो में है SBI बैंकिंग फंड। अब यहाँ पे भी हम आपको सुझाव रहेगा कि ये SIP भी आप स्टॉप करें, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो आपके पोर्टफोलियो का काफी हिस्सा बैंकिंग में ऑलरेडी एक्सपोजर लिया हुआ है। ये क्या कर रहा है, आपको एडिशनली आपका पोर्टफोलियो को ओवर एक्सपोजर दे रहा है बैंकिंग सेक्टर की तरफ। अगर कल उठ के कोई भी नेगेटिव न्यूज बैंकिंग सेक्टर के लिए आती है तो आपके पोर्टफोलियो पे भारी इंपैक्ट आ सकता है। इसको देखते हुए हमारा सुझाव ये रहेगा कि आप ये थीमेटिक फंड को भी आप स्टॉप करें। अब आपका पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए नया, ये मैं आपको बताता हूँ। पराग पारक फ्लेक्सी कैप में आप जो 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं उसको आप बढ़ा के 15,000 करें। मिड कैप मोतीलाल मिड कैप और एसबीआई स्मॉल कैप में जो 10,000 की एसआईपी करी है वो कंटिन्यू रखें। आप अपने पोर्टफोलियो में मिराई एसेट का लार्ज एंड मिड कैप फंड जोड़े जिसमें आप 10,000 की एसआईपी करें। और आप अपना पोर्टफोलियो रिटायरमेंट के लिए बिल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा सुझाव ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जोड़े जिसमें आप 10,000 की एसआईपी करें। ये इंडेक्स फंड है, पैसिवली मैनेज फंड है, एक्सपेंस रेशियो कम है, आपके पोर्टफोलियो को ओवरऑल स्टेबिलिटी देगा। चलिए, इसी के साथ वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन जल्द लौटते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। का हम सवाल लेंगे। समीर 38 साल की इनकी उम्र है। इनके पोर्टफोलियो को रिव्यू करने पर ये सलाह चाहते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2,500 की एसआईपी चल रही है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1,700 रुपये, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी 1,500 रुपये, जेएम फ्लेक्सी कैप 1,000 रुपये, रूरल एसआईपी 6,700 रुपये की 25% स्टेपअप भी किया है, 15 साल तक कर सकते हैं। डायरेक्ट स्कीम्स ली हैं इन्होंने, ग्रो ऐप से कह रहे हैं कि निवेश की शुरुआत की है और अब बस यही इन्होंने दिया हुआ है। कितना कॉर्पस ये खड़ा कर पाएंगे करंट इन्वेस्टमेंट से, ये भी इन्होंने सवाल पूछा है। आपने कॉर्पस पर कैलकुलेशन करने के लिए क्या रिटर्न चुना है समीर? 12% का एवरेज रिटर्न हमने जब भी हम कॉर्पस कोई भी स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करते हैं तो मैंडेट के हिसाब से हम 12% का रिटर्न एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। अब हम राघवेंद्र जी के सवाल पे आते हैं तो इन्होंने 6,700 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं और हर साल 25% से अपनी एसआईपी बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। अगर हम 25% स्टेपअप की बात करते हैं तो आज से 5 साल बाद उनका मंथली एसआईपी अमाउंट हो जाएगा करीबन 16,000 रुपया मंथली आ जाएगा। 10 साल के बाद ये मंथली एसआईपी अमाउंट बढ़ के 50,000 हो जाएगा और 15 साल आते आते 15वें साल में उनको हर साल 1,52,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। अगर ये कंटिन्यू रखते हैं, ये सिचुएशन 25% स्टेपअप से अगर वो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं तब जाके वो 15 साल में 1,35,00,000 रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। अब आते हैं, अगर वो ऐसा स्टेप अप नहीं करते, 6,700 रुपए की एसआईपी कंटिन्यू रखते, वो सिनारियो में 33,50,000 रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। अब राघवेंद्र जी आपके पोर्टफोलियो पे आते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में आमतौर पे सुझाव ये रहता है कि आप अगर 10,000 से अंदर की एसआईपी कर रहे हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में 3 से ज्यादा स्कीम सिलेक्ट ना करें। आपका करंट पोर्टफोलियो में अगर हम देखें तो आपने स्कीम सारे अच्छे सिलेक्ट करे हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड में आप कंटिन्यू रखें। जेएम का फ्लेक्सी कैप फंड है, यहाँ पे हमारा सुझाव ये रहेगा कि आप ये 1,000 की एसआईपी स्विच करें, या तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप या पारक पारिक फ्लेक्सी कैप में आप ये एसआईपी को स्विच कर सकते हैं। दूसरा, आपने एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी लिया है जो ये फंड हालांकि ईएलएसएस स्कीम में ईएलएसएस कैटेगरी में आता है। अगर आप ओल्ड रेजिम में अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये फंड में बने रहे। अदरवाइज हमारा सुझाव ये रहेगा कि यहाँ पे आप अपनी एसआईपी स्टॉप करके इसको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इसको मूव करें। इससे आपकी पोर्टफोलियो को ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। ऑलराइट, चलिए आखिरी सवाल यहाँ पर लेंगे सतीश सिंह का। और इन्होंने एसबीआई के 3 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड है, एसबीआई का कॉन्ट्रा है और एसबीआई का ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी है, पीजीएम इंडिया का फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू इनकी 9 लाख के आसपास है। टारगेट इनका 2 CR विद इन 12 ईयर्स और एसआईपी अमाउंट जो है वो 25,000 रुपये तक के कर सकते हैं, बता रहे हैं। अगर हम पहले सतीश जी आपके गोल्स के बारे में बात करें तो आप अभी फिलहाल 17,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, आपके पास 9 लाख रुपए का कॉर्पस है। अज्यूमिंग 12% से आपका पोर्टफोलियो रिटर्न जनरेट करता है तो 12 साल के बाद करीबन 92 लाख रुपीज इकट्ठा कर पाएंगे।
आपने अपने लिए गोल रखा है 2 करोड़ का। अगर हम आज आपने जो 9 लाख रुपया आपके पोर्टफोलियो में है, वो अगर हम कंटिन्यूअस 12 साल तक 12% रिटर्न, एवरेज रिटर्न जनरेट होता है, तो करीबन ये 9 लाख आपके 35 लाख बन जाएंगे। 2 करोड़ में अभी आपके पास 1 करोड़ 65 लाख रुपया बाकी रहता है। इसके लिए अगर हम आज के डेट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 52,000 रुपए की एसआईपी जरूरी है, तब जाके आप इकट्ठा कर पाएंगे। बट आप ऑलरेडी विलिंगली 25,000 की एसआईपी बढ़ाना चाहते हैं, ये सिचुएशन में आपकी एसआईपी अमाउंट बढ़ के 42,000 हो जाएगी। और ये एसआईपी को आप हर साल 10% से स्टेप अप करते हैं। ये सिचुएशन में भी आपने जो 12 साल में अपने लिए 2 करोड़ का लक्ष्य रखा है, वो आप आराम से हासिल कर पाएंगे। सो आपको सिर्फ ये करना है कि 25,000 की एसआईपी अभी बढ़ा दे और हर साल अपनी एसआईपी को 10% से बढ़ाते रहे। तो आते हैं आपके पोर्टफोलियो पे। यहाँ पे हमारा पहला सुझाव ये रहेगा सतीश जी, कि आपने एक एएमसी की 3-3 स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है। जब हम एक एएमसी की 3-3 स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ जाता है। इसके आपको समझाने के लिए दो दो एग्जांपल दूंगा। पहला, एक कोई भी एएमसी होती है, उसका स्टॉक इन्वेस्टमेंट का एक यूनिवर्स होता है, यानी 300-400 स्कीम स्टॉक्स को वो लोग ऑब्जर्व करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब आप 3 फंड में, अगर आपने उसके 3 फंड में इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे आपका डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, राइट। दूसरा, कोई भी एक एएमसी होती है, उसका एक इन्वेस्टिंग स्टाइल होता है। या तो वो वैल्यू स्टाइल प्रेफर करेगी, अग्रेसिव होगा, या ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। वो उनका एक स्टाइल, फंड मैनेजर का स्टाइल होता है, वो हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक ही स्टाइल के इन्वेस्टमेंट में आते हैं, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट, वो इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो में। तो एसबीआई ईसीजी एंड एसबीआई ऑटोमोटिव फंड, बोथ ये दोनों आपके थीमेटिक फंड और सेक्टरियल फंड में कंसीडर करते हैं। अब जब भी हम ये इन्वेस्टमेंट, आमतौर पे हम रिटेल इन्वेस्टर को ये बोलते हैं कि आप थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड से दूर रहे। रीजन, क्योंकि आप जब इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो फंड मैनेजर पे आप ये ओनस देते हैं कि आपको जब अगर लगे कि ऑटोमोटिव सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो बाय डिफॉल्ट वो लोग अपना एक्सपोजर वहां बढ़ा ही देते हैं। अगर आप ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो ओनस फंड मैनेजर से आप पे शिफ्ट हो जाता है। तो सुझाव ये रहता है कि आप डायरेक्ट थीमेटिक फंड और सेक्टोरल फंड में हो सके तब तक इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप करते भी हो तो अपने पोर्टफोलियो का 7 से 10% एक्सपोजर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में आपका 4,000 का एसआईपी है। अभी हम 17,000 से 42,000 पे मूव हो रहे हैं, तो यहाँ पे 4,000 की एसआईपी को बढ़ा के 6,000 करें। फिर आपके पोर्टफोलियो में है पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सीकैप फंड। यहाँ पे आपका 3,000 का एसआईपी चल रहा है, वो बढ़ा के आप 10,000 करें। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड है, जहाँ पे आपका 4,000 का एसआईपी चल रहा है, वो बढ़ा के आप 10,000 करें। 2 फंड हमारी ओर से आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने का सुझाव है। एक है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, यहाँ पे आप अपनी एसआईपी 8,000 से बढ़ाएं। और एक यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, जो सुझाव आपको हमारी ओर से सुझाव रहेगा अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, जिसमें आप अपनी 8,000 से एसआईपी करें। ये कंस्ट्रक्ट आपके पोर्टफोलियो को वेल बैलेंस अप्रोच देता है और डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर हो रहा है। सो ये हमारी ओर से सुझाव है। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक कंप्लीट और इन डेप्थ जानकारी आपने इनको दी है, पोर्टफोलियो पे सुझाव दिया है, और शो का समय भी यहाँ पर समाप्त होता है। समीर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और दर्शकों का मार्गदर्शन किया आज। और सभी को जो अपने सवाल हम तक अब तक नहीं पहुँचा पाए हैं, अपने सवाल भेजते रहिए, अपने सवालों को व्हाट्सएप कर दीजिए, नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। यूट्यूब पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। विमेंस वेडनेसडे हम लेकर आते हैं हर बुधवार को, तो अगर आप एक ऐसी महिला हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करना चाहती हैं, कर चुकी हैं, मार्गदर्शन चाहती हैं, तब भी अपने सवाल हम तक छोड़ सकती हैं। नमस्कार।